चैप्टर नंबर 11 कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट के बारे में जो कुछ भी यहाँ पढ़ने जा रहे हो वो तुम्हारे कंपनी लॉ से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। कंपनी लॉ जो पढ़ाया ऐसा है, काफ़ी सारी थ्योरी वाला पोर्शन तो सारा वहीं का है, कोई डिफरेंट नहीं है। रही बात न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल में क्या क्या है वो हम करते चलेंगे। कंपनी का इंट्रोडक्शन कंपनी लॉ का ही पार्ट है, इसमें जो कंपनी लॉ में पढ़ा वही चीज़ें यहाँ पर हैं। देखें, इधर भी नहीं है, ये है कंपनी का इंट्रोडक्शन है। कंपनी किसे कहते हैं, यहाँ पर है द वर्ड कंपनी। कंपनी का मतलब है साथ मिल के और चलना, है ना, मिलजुल के रहना, उसे कहते हैं कंपनी। कंपनी का एग्जैक्ट मीनिंग तो शायद इसमें नहीं बताया हुआ है कहीं। एक कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन मतलब ही कंपनी होता है, इज एन आर्टिफिशियल बीइंग इनविजिबल intangible and existing only in contemplation of law। ठीक है, कोई भी एक ऐसा इनकॉर्पोरेशन, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन जो आर्टिफिशियल भाई पर्सन है, इनविजिबल है, एक ऐसा पर्सन जो दिख नहीं रहा, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर दिख रहा है वो नहीं दिख रहा, आत्मा नहीं दिख रही उसकी। ऐसा तो आत्मा किसी की भी नहीं दिखती है, लेकिन एक पर्सन दिखाई तो देता है ना। कॉरपोरेशन नहीं दिखता, उसका बॉडी दिखाई देता है, इंटेंजिबल है, और एग्जिस्ट करता है केवल लॉ में। एक ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं, कंपनी कहते हैं। कंपनी में कौन कौन आ सकता है, तो यहाँ पर देखो टाइप ऑफ कंपनी पढ़ा था ना, लॉ में पढ़ा होगा। गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, कंपनी लिस्टेड बाय शेयर्स, कंपनी लिस्टेड बाय गारंटी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, सारे पढ़े थे। कंपनी में वही सारे काम करने हैं न्यूमेरिकली, जो अगर देखना है हमें, न्यूमेरिकली का मतलब हो गया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जिसकी हमें करनी है। कंपनी की जो अपनी अकाउंटिंग करनी होती है उसमें हम कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, कंपनी का, चलो शुरू से ही बताता हूँ। कंपनी का एक तो करना होगा हमें जर्नल एंट्री, फिर कंपनी के लेजर बनाने होंगे, और फिर कंपनी का फाइनल अकाउंट, है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होगा, सब करना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें करना क्या है, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है पहला काम, बैलेंस शीट बनाना है दूसरा काम, नोट्स टू अकाउंट बनाना है तीसरा काम, और कैश फ्लो बनाना है चौथा काम। प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है, जैसा तुमने सोल प्रोप्राइटर के फाइनल अकाउंट में पढ़ा था ना, उसमें मेनली दो ही काम थे, ट्रेडिंग पीएल, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और दूसरा बैलेंस शीट। तो जो ट्रेडिंग पीएल है वो ये तुमने ये देख लिया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और बैलेंस शीट वाला काम ये है और ये है। रहा कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो ये तुमने इसके बारे में पढ़ा होगा, कैश बुक आया था ना चैप्टर, ये वही है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो फिलहाल तो इंट्रोडक्शन में तो इतना ही है, कुछ इम्पोर्टेंट जो बातें हैं जो यहाँ पर हमें सीखनी है वो देख लेते हैं।
साइलेंट फीचर्स, ये बिल्कुल वही कंपनी लॉ में बताई हुई बातें हैं। इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होता है कंपनी, रजिस्ट्रेशन के बिना काम ही नहीं चलता इसका। सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, परपीचुअल एग्जिस्टेंस होता है ना। कॉमन सील होती है कंपनी की, अब कंपलसरी नहीं है लेकिन अब पहले तो ये था ही, अब तो डॉक्यूमेंटेड हो गया है। कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, सिन नंबर मिलता है। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। डिस्टिंक्शन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, ओनर अलग होता है, मैनेजमेंट अलग होता है यहाँ पर, है ना। ये कोई सिटीजन नहीं है, वोट नहीं डाल सकता, इलेक्शन में नहीं खड़ा हो सकता ये। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, शेयर अपने ट्रांसफर किए जा सकते हैं कंपनी में, है ना। प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन है लेकिन पब्लिक कंपनी में तो इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना कंपलसरी है। पीरियोडिक ऑडिटिंग करनी है, समय समय पर, साल में एक बार जो है कम से कम ऑडिट होना कंपलसरी है। राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन लेनी हो तो जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ निकाल सकते हो। टाइप ऑफ कंपनी के बारे में तुम लॉ में पढ़ चुके हो, यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। अब बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन करना वो देख लेते हैं। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर सेक्शन 128 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर एंड कीप एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर रेलिवेंट बुक्स। तो यहाँ पर बस इतना ध्यान रखना है कि सेक्शन 128 के तहत सारा काम किया जा रहा है। पानी देना। जितने बुक्स बनानी होती हैं, स्पेशल बुक्स पढ़ी है ना, कैश बुक, सब्सिडरी बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, इस तरह की सारी चीज़ें पढ़ी थी। सेक्शन 128 के तहत बनाना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है तो सेक्शन 129 के अकॉर्डिंग बनाना है। और एक चीज़ और है इसमें, शेड्यूल बताया होगा, शेड्यूल 3 कहीं पर, एज प्रेस्क्राइब्ड इन शेड्यूल 3, है ना। सेक्शन 129 ऑफ शेड्यूल 3, है ना, के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। अब फाइनेंशियल अकाउंट में बनाना क्या क्या है वो सब यहाँ बताया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर सेक्शन 240 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 इंटर आलिया इंक्लूड, ये इंटर आलिया का मतलब है कि इसके अंदर लिखा हुआ सब कुछ ये बताया गया है। एक बैलेंस शीट बनाई जाएगी साल के एंड में, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाया जाएगा साल के एंड में, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाएगा, और अ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, अगर इक्विटी में कोई चेंज आया है तो उसका स्टेटमेंट बना दिया जाएगा। एनी एक्सप्लेनेटरी नॉट एनेक्स टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट रेफर टू इन सब क्लॉज 1 टू सब क्लॉज 4। कोई भी अगर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, एक्सप्लेनेटरी डॉक्यूमेंट है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है, तो उसे बनाना कंपलसरी है एज पर सेक्शन 240। provided that the financial statement with respect to one person company, small company or dormant company may not include cash flow statement,
ओपीसी स्मॉल कंपनी और डोरमेंट कंपनी के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी नहीं है, बाकी सबके लिए ये चीज़ें तैयार करना कंपलसरी है। एक बैलेंस शीट बनाओ, प्रॉफिट लॉस बनाओ, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ, चेंज इन इक्विटी स्टेटमेंट बनाओ, इक्विटी बदल रही है तो स्टेटमेंट जरूरी है उसमें, और कोई एक्सप्लेनेटरी डॉक्यूमेंट या एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बनाना है किसी भी टॉपिक को लेके तो वो बनाओ। कुछ ये कंपनियां हैं, इनको इनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए अलग से एक्ट बताए गए हैं, इनके बारे में इंटर में पढ़ोगे। इंश्योरेंस कंपनी, इसकी भी अकाउंटिंग होती है लेकिन इसकी अकाउंटिंग का तरीका इंश्योरेंस एक्ट में बताया गया है। बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, और एनी अदर क्लास ऑफ कंपनी फॉर विच अ form of balance sheet or profit and loss account has been prescribed under the act governing such class of company। कोई और एक्ट है, कोई और ऐसी कंपनी जिसको तैयार करने के लिए अलग से कानून बनाए गए हैं तो उनकी ट्रीटमेंट उनके अकॉर्डिंग करी जाएगी। इन केस ऑफ ऑल अदर कंपनीज, इन सभी केस में, अदर कंपनी केस में, बैलेंस शीट एज पर form set in part 1 of schedule 3 and statement of profit and loss as per part 2 of schedule 3। ऐसी कंपनियां जो अदर कंपनियां हैं उनके लिए जो बैलेंस शीट बनाई जाएगी उनके लिए पार्ट 1 बताया गया है इन केस ऑफ ऑल अदर कंपनीज। बाकी कंपनियां जो हैं उन कंपनियों के लिए हमारे पास ये मौजूद है। पार्ट 1 शेड्यूल 3 बैलेंस शीट के लिए है, पार्ट 2 शेड्यूल 3 ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के लिए, इन्हीं को पढ़ना है। ये कंपनी, इनके लिए तो अलग से एक्ट मौजूद हैं तो उन एक्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे। इन्हें छोड़कर बाकी जो कंपनियां, उन पे तो कंपनी एक्ट लागू हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, तो उनका जो बैलेंस शीट बनाएंगे वो पार्ट 1 के अकॉर्डिंग बनाएंगे और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो पार्ट 2 के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 बताया जा रहा है, एज पर सेक्शन 129 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स of the company or companies and comply with the accounting standards notified under section 133 and shall be in the form or forms as may be provided for a different class or classes of companies in a division 1 of schedule 3 under the act। सीधे बोला कि सेक्शन 129 में बताया गया है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू में बनना चाहिए, ठीक है। और किस तरह से बनना चाहिए ये हमें सेक्शन 133 बता रहा है कि सेक्शन 33 के अकॉर्डिंग शेड्यूल 3 के डिवीजन 1 ऑफ शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनना चाहिए। डिवीजन 1 यानी पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3। पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 क्या कहता है, तो पार्ट 1 हमारा है बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है ये पूरा। कंपनी की बैलेंस शीट अपने फॉर्मेट में बनती है, ना कि बाकी पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप के फॉर्मेट में बनती है। पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप की जो बैलेंस शीट बनती थी वो वर्टिकल फॉर्म में, वर्टिकल फॉर्म में है, ठीक। लेकिन कंपनी की जो बनती है ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है। ठीक है ना। अब क्या है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल का मतलब ऐसे है, तो पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप उनकी बैलेंस शीट ऐसी तो बनती थी,
ऐसे खींचा, ऐसे खींचा, ऐसे खींचा, तो चल रहे थे ना ऐसे ऐसे, ये वर्टिकल हो गया। और हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसमें देखोगे कि लगभग सारे ऐसे ही फॉर्म में दिख रहे हैं। डन। अब एक बार बैलेंस शीट पर नजर मार लेते हैं कि ये क्या है। बैलेंस शीट एक बार देखोगे अगर, तो इक्विटी एंड लायबिलिटी को सबसे ऊपर रखा है ना। नोट्स टू अकाउंट, ये पर्टिकुलर्स है, ये थोड़ा यहाँ बीच में आता है, पर्टिकुलर बीच में आ जाएगा। नोट नंबर आ जाएगा यहाँ पर, ये खाली भी छोड़ दोगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, बाद में बताऊंगा इसका इस्तेमाल कैसे करना है। फिर यहाँ करंट ईयर का अमाउंट रखा जाता है और अगले में प्रीवियस ईयर का अमाउंट रखा जाता है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो बैलेंस शीट बनाई जा रही है या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाया जा रहा है वो करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले साल जो बना था उसे भी इस साल इंक्लूड करके बनाया जाएगा। फॉर्मेट देखें, इक्विटी एंड लायबिलिटी में लाइन से 4 नंबर डाले हुए हैं, 1 2 3 और 4। इन चारों को एक बार लाइन से याद कर लो तो इतने में काम हो जाएगा। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। टर्मोलॉजी क्या है वो सारी तुम 12th में पढ़ के आए हो, सारे वही हैं। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस और शेयर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। बाकी ये 3 तो शेयर होल्डर्स फंड में आ जाते हैं और पेंडिंग अलॉटमेंट में कुछ नहीं आने वाला। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोराइंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। 4 बातें यहां हो गई और करंट लायबिलिटी में आ जाएंगे। करंट लायबिलिटी में आएंगे तो इसमें शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेबल जिसमें क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल दोनों आ जाते हैं। अदर करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस दोनों मिल गए, मिला के और ये लायबिलिटी का टोटल हो गया। ऐसा ही जब एसेट्स में आएंगे तो एसेट्स में भी हेडिंग डाला तो इसमें केवल 2 ही चीज़ें मिलनी है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। फिर ये तो ए की बात हुई, ए में 4 हो गई और इन चारों में तुम ध्यान दोगे तो ये सारे फिक्स एसेट्स के लिए बात कर रहा है, चारों फिक्स एसेट्स हैं ये। इसके बाद बी में आएंगे तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर नॉन करंट एसेट्स। कोई ऊपर छूट गया है तो सारा इसमें ई पॉइंट में आ जाना है। फिर करंट एसेट्स में, करंट में आएंगे तो करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स। अगर तुम्हें याद भी करना हो तो एक एक हेडिंग वाइज ही याद कर लोगे तो हो जाएगा याद। ज़्यादा से ज़्यादा कितने 4 या 5 टर्म हैं हर हेडिंग। पहले हेडिंगों को एक लाइन से याद कर दो और एक एक करके हर एक हेडिंग में क्या क्या टर्म आ रही हैं, 3-3 4-4 टर्म हैं, जल्दी याद हो जाएंगे वो। बस सीक्वेंस नहीं बिगड़ना चाहिए, जो लाइंस जिस तरह से दिया हुआ है उसी तरीके से ये रहेगा तो ठीक है। अदर करंट एसेट्स तो उससे हमें टोटल मिल गया, ये दोनों बराबर रहेगा, ये वाला और पिछला लायबिलिटी वाला। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रखी है, शेयर कैपिटल, सर्टेन आइटम्स आर टू बी एक्सप्लेन्ड, है ना। ये कुछ आइटम्स हैं, इन्हें डिटेल में एक्सप्लेन करके और तब लिखा जाता है, लेकिन इनकी एक्सप्लेनेशन अलग दिखाई जाती है, बैलेंस शीट में नहीं दिखाई जाएगी, अलग से दिखाई जाएगी, जिसे हम नोट्स नंबर में दिखाएंगे। नोट नंबर डाल के और बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट और उसमें दिखाएंगे।
तो एक्सप्लेनेशन के रूप में शेयर कैपिटल को दिखाया जाएगा ए नंबर। तुमने अगर बैलेंस शीट को ध्यान से देखा हो तो इसमें सभी में ए बी सी डी करके लिखा हुआ है ना। इरा ए बी सी डी ई, ये वो है जिनकी एक्सप्लेनेशन हम नीचे देखने जा रहे हैं। एफ, और इधर भी आएंगे तो एच, जी कहाँ चला गया, एफ, यहाँ तो एच आ गया, जी गायब है। ठीक। तो शेयर कैपिटल का तुम इंट्रोडक्शन जो एक्सप्लेनेशन लिखोगे, इसमें नंबर एंड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, ये सारी चीज़ें तो काफ़ी थोड़ा सा चैप्टर को और डिटेल में करने के बाद समझ में आएगा। चैप्टर पढ़ लेंगे तब ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब शेड्यूल 2 की बात करते हैं इसमें सीधे। शेड्यूल 3 पार्ट 2। पार्ट 2 की बात की जाएगी तो यहाँ पर हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। वहाँ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता था सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में, यहाँ स्टेटमेंट बनाई जाएगी। ये भी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ही रहती है। करना क्या है, तो पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट पीरियड और प्रीवियस पीरियड, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सीक्वेंस बनाएंगे तो इधर 1 2 3 और 4, 4 ये नंबर्स हैं, या यूं कह लो कि लिस्ट है ये 4। इन चारों लिस्टों को लाइन से ही याद करना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पहला नंबर, इसी को हम नेट सेल कहते हैं। अदर इनकम और टोटल रेवेन्यू, तुम्हें दिख रहा होगा टोटल रेवेन्यू लिखने का, कैलकुलेट करने का तरीका बताया हुआ है। 1 और 2 दोनों को जोड़ देंगे टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, ये हो गया टोटल रेवेन्यू। एक्सपेंस नंबर 4, तो एक्सपेंस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस और अदर एक्सपेंस। ये लाइन से सारे ये हो गए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 4 5 6 और 7। ये 7 टर्म एक लाइन से सीक्वेंस में, इनको भी रख लेना है। इनको अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है, कैलकुलेशन भी सिखाई जाएगी। जोड़ देंगे टोटल एक्सपेंस आ जाएगा, सातों को जोड़ेंगे टोटल एक्सपेंस। टोटल रेवेन्यू निकाला ही हुआ था, टोटल एक्सपेंस और निकाल दिया, दोनों को माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स आ जाएगा। तो यूं कह लो कि ये प्रॉफिट है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स छोड़ दिए हैं हमने, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स छोड़ दिए हैं और टैक्स छोड़ दिया है। तो एक एक करके इन सबको भी इंक्लूड करते हुए चलेंगे। एक्सेप्शनल आइटम ले लेंगे, एक्सेप्शनल आइटम्स ले लेंगे तो अगर प्रॉफिट होना है एक्सेप्शनल आइटम के रूप में तो प्रॉफिट को दिखाएंगे, लॉस होना होगा तो लॉस के रूप में इसे दिखा देंगे, प्लस करना है तो प्लस, माइनस करना है तो माइनस करके और रख दिया जाएगा। हेलो, अच्छा ऑफिस पे आ गए।
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, प्लस होने वाला सिस्टम है तो प्लस हो जाएगा, माइनस वाला होगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है ना। तो जो भी है प्लस माइनस जो कुछ भी है उससे करने के बाद हमें मिलेगा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। तरीके सारे इसमें बताए जाते हैं। जैसे प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स है तो 3 - 4 किया है ना। 3 मतलब टोटल रेवेन्यू, 4 मतलब एक्सपेंस, तो 3 - 4 करके 5 आ गया। 6 नंबर पे एक्सेप्शनल आइटम है तो 7 नंबर पे प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स आ रहा है। तो कैसे करेंगे, 5 - 6 कर दिया गया, तो प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है उसको भी कुछ प्लस करने हैं और माइनस का टर्म होगा तो माइनस करने हैं। तो ऐसा प्लस माइनस करने के बाद 7 में 8 माइनस कर देंगे तो 9 आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कर दिया, 7 में 8 माइनस करके तो 9 आ गया। 9 आ गया तो अब कुछ नहीं करना, अब सीधे टैक्स माइनस कर देना है। 9 में टैक्स एक्सपेंस माइनस करेंगे, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स माइनस कर दिया। तो 9 में 10 माइनस करा तो 11 नंबर पे आ रहा है प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, या यूं कह लो प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड या ड्यूरिंग द पीरियड। ये थोड़ा सा इतना एक्स्ट्रा हो गया तुम्हारे 12th से। 12th में तो यहीं पे ख़त्म हो जा रहा था, यहाँ 7 तक आगे ख़त्म हो जाता था। असल में ये और ये पॉइंट होते ही नहीं थे, सीधे प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता था, उसमें टैक्स माइनस करते थे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता था। बस ये 4 और ऐड हो गए हैं तो प्रॉफिट और लॉस आ गया। तो प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, टैक्स एक्सपेंस ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, ये अलग अलग सारे फिगर्स इसी में से निकल के आते जाएंगे। प्रॉफिट और लॉस फॉर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, है ना। इनको जो लास्ट के 2-3 टर्म हैं ये जब क्वेश्चन करे जाएंगे तब आएंगे समझ में। अभी क्या है कि मेन बात एक्सेप्शनल आइटम क्या है वो भी समझाना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या है वो भी समझाना है, और कंटिन्यूइंग डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन क्या है ये भी समझाना है। बस इतना समझ लो, कंटिन्यू डिसकंटिन्यू का मतलब कोई काम पहले हो रहा था अब नहीं हो रहा, उसे बंद कर दिया। कंपनी में 1 यूनिट पहले चल रही थी, उसे बंद कर दिया, वहाँ से प्रॉफिट आया तो जोड़ दिएंगे, यहाँ वहाँ लॉस है तो वो यहाँ पर आके माइनस कर दिया जाएगा फॉर द पीरियड। और जो भी प्रॉफिट आया, जैसे ये मान लो प्रॉफिट आया है साल भर का, अब इसी से डिविडेंड बनाया जाता है। तो डिविडेंड बनाना है तो क्या करना है, तो अर्निंग पर इक्विटी शेयर नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे तो बेसिक या डाइल्यूटेड ईपीएस आ जाएगा, अर्निंग पर शेयर। ये तुमने 12th बिजनेस में पढ़ा होगा। क्या हुआ? ट्वेल्थ में कंपनी तुम्हें बहुत छोटा दिया हुआ है, असल में कंपनी का जो एक पूरा हिस्सा है उसका बहुत छोटा सा टुकड़ा दिया हुआ है 12th का। यहाँ भी पूरी कंपनी नहीं है। इंटर में मिलेगी अच्छे से। हम्म। खैर ये समरी मतलब आ गया, अब तो समरी। पहला यूनिट हो गया। बस इसमें तुम्हें याद करना है तो बैलेंस शीट का और P&L अकाउंट का फॉर्मेट याद करना है। ठीक है, ओके।